नमस्कार दोस्तों, हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों में पढ़ते पढ़ते हम अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक पहुंच चुके थे। इससे पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 5 प्रकार की रिट जारी की गई थी। और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 33, 34 और 35। क्योंकि हमने शुरुआत में रेंज लिखी थी कि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, तो हम पूरा 35 तक ही पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है कि जो हमारे सशस्त्र सीमा बल है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, इनके हमारे अर्धसैनिक बल, जो हमारी पहला मिलिट्री फोर्स है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इसके अलावा खुफिया एजेंसीज, रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, इसके अलावा हमारी पुलिस, इनका काम क्या है? इनका काम है हमारी प्रोटेक्शन करना, आम जनता की सुरक्षा करना। तो इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है समय आने पर। समय आने पर का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि जस्ट हमारे कमांडो या हमारे नेवी या एयरफोर्स के आदमी जब ऑपरेशन पे जाते हैं तो इनके मौलिक अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, इनके घर वालों को नहीं बताया जाता है, इनकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि किस मिशन पर जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो खुफिया एजेंसी है, रॉ हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, जब ये जासूसी मिशन पर जाते हैं पाकिस्तान, चाइना, किसी भी देश में, तो बताया नहीं जाता घर वालों को कि कहां पर जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 33 में प्रावधान है, जो हमारे सशस्त्र सीमा बल है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड वगैरह, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इसके अलावा खुफिया एजेंसी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, और इसके अलावा हमारी पुलिस जो हमारी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, उसी चक्कर में इन सभी के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 में क्या है? मार्शल लॉ या मिलिट्री लॉ। अब देखो, कुछ लोग मार्शल लॉ को या मिलिट्री लॉ को आपातकाल ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मार्शल लॉ या मिलिट्री लॉ जब भी देश में लगेगा, उस परिस्थिति में हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हमारी सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब सबसे पहले डिफरेंस देख लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, एक तो होता है आपातकाल या इमरजेंसी। आपातकाल या इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, आपको पता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, एक राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं अनुच्छेद 356, और एक वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 307। तो आपातकाल की स्थिति और मार्शल कानून की स्थिति अलग है। जब देश में आपातकाल की परिस्थिति आएगी, हम युद्ध की स्थिति में हैं, या हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, या हमारे अंदर ही बहुत ज्यादा आम जनता ने या सेना ने विद्रोह कर दिया, तो कहने का मतलब ये कि जब हमारे देश में आपातकाल या इमरजेंसी की परिस्थिति आएगी, तो हमारा ये जो ढांचा है, जो हमारी विधायिका है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारे देश के लिए नियम कानून बनाता है, हमारे देश को चलाता है, ये ऐसे की ऐसे ही रहता है, ये बरकरार रहता है, इसके साथ छेड़खानी नहीं की जाती है। लेकिन मार्शल लॉ का मतलब है, मार्शल कानून का मतलब है डायरेक्ट सेना का शासन। तो सबसे पहले सेना आएगी और सबसे पहले सफेद वर्दी वाले ढांचे को लात मार के बाहर करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर म्यांमार है। म्यांमार में क्या है? मार्शल लॉ या मिलिट्री लॉ है। म्यांमार में मार्शल लॉ या मिलिट्री लॉ का मतलब यह है कि वहां पर जो वहां की सरकार काम कर रही थी, वहां की जो गवर्नमेंट काम कर रही थी, वहां की जो विधायिका थी, जो देश को चला रही थी, उसको सबसे पहले बाहर कर दिया गया। और अब सारे के सारे नियम कानून कौन बना रहे हैं म्यांमार में? मिलिट्री के लोग बना रहे हैं। तो इमरजेंसी का मतलब होता है कि इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार तो हम प्रतिबंधित करते ही हैं, मौलिक अधिकारों को तो हम रेस्ट्रिक्ट करते ही हैं, लेकिन हमारा ये जो विधायिका है, ये जो हमारा सफेद वर्दी वालों का ढांचा, ये बरकरार रहता है। नियम कानून यही बनाता है, यही सेना को बताता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। लेकिन मार्शल कानून के अंदर सबसे पहले सेना या आर्मी डायरेक्ट आएगी और सबसे पहले सफेद वर्दी वालों के ढांचे को, नेता या सरकार वाले ढांचे को लात मार के सबसे पहले बाहर करेगी, और सारे के सारे नियम कानून खुद सेना बनाएगी। खुद सेना या मिलिट्री बनाती है, जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलता है। तो सिंपल एक लाइन का आंसर है, आपातकाल के दौरान हमारी विधायिका, हमारा जो सरकार है, वो चलती रहती है, लेकिन मार्शल लॉ के दौरान, मार्शल कानून के दौरान सबसे पहले सरकार को ही बाहर कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, कुछ भी किया जा सकता है, और सारे के सारे डिसीजन खुद मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स लेंगे। तो जब भी भारत राज्य में कभी मार्शल लॉ, मार्शल कानून या सैन्य शासन की स्थिति आएगी, उस परिस्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 34 के अंदर है। अनुच्छेद 35 में क्या है? देखो, अनुच्छेद 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकारों के लिहाज से। अनुच्छेद 35 में कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए संसद में नियम कानून बनाए जा सकते हैं। अगर कोई राज्य, अगर कोई ऐसा राज्य है जो मौलिक अधिकारों को लागू नहीं कर रहा है, तो संसद में
नियम कानून बनाकर इनको जबरदस्ती लागू करवाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में क्या है, सरकारी की नौकरी के दौरान आरक्षण का प्रावधान है। तो अगर कोई राज्य आरक्षण नहीं दे रहा है, जैसे 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया था, तो 10% का आरक्षण कुछ राज्य अगर लागू नहीं करते तो भारत राज्य की जो संसद है वो नियम कानून बनाती और जबरदस्ती उस राज्य को बोलती कि मामला है मौलिक अधिकारों का, तुम्हें इसको लागू करना ही है। तो आरक्षण के प्रावधान को लागू करवाना। इसके अलावा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 में रिट जारी करना। रिट जारी कौन कौन करता है, एक तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के माध्यम से, इसके अलावा हमारे उच्च न्यायालय 226 के माध्यम से, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमारी संसद के पास पावर है। देखो सर्वोच्च न्यायालय देश में एक है, इसके अलावा हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। इसके अलावा जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो संसद है वो नियम कानून बनाकर किसी भी और न्यायालय को ये अधिकार दे सकती है कि वो रिट जारी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राजस्थान राज्य का न्यायालय कहां है, जोधपुर में है, तो सारे के सारे राजस्थान के लोग जोधपुर में रिट लगाने थोड़ी जाएंगे। तो हमारे जो उसकी एक खंडपीठ जयपुर में है, खंडपीठ जोधपुर के उच्च न्यायालय की जयपुर में भी है, ये भी रिट जारी करने का क्या रखती है, कानून रखती है। तो इसको इजाजत किसने दी है, संसद ने। तो संसद के पास ये पावर है कि वो रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट के अलावा किसी भी अन्य न्यायालय को ये पावर दे सकती है कि आप भी रिट जारी कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 तो हमने अभी पढ़ा है। अनुच्छेद 33 में क्या है कि जब भी भारत राज्य के अंदर हमारी जो खुफिया एजेंसी है, पुलिस है, सशस्त्र सीमा बल है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, जरूरत पड़ने पर इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है कि व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, फेसबुक नहीं चलाएंगे, अपने साथ मोबाइल नहीं रख सकते, कुछ भी किया जा सकता है, अपने घर वालों को नहीं बता सकते किस मिशन पे जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रावधान बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 34 में भी हमने पढ़ा है, मार्शल कानून जब भी भारत में लगेगा, मिलिट्री शासन भारत में जब भी आएगा, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 35 इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत राज्य के अंदर अगर कोई राज्य मौलिक अधिकारों को मानने से मना कर देता है, लागू नहीं करता है, वो कुछ भी हो सकता है इनमें से, तो भारत की संसद के पास ये शक्ति प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए नियम कानून बनवा सकती है। जैसे ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण था अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, तो कुछ राज्य बहुत लेट माने थे, लेकिन राज्य ने किसी को बाध्य नहीं किया। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने माना, धीरे धीरे सभी राज्यों ने अपने लोकल लेवल पर सबको 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना स्टार्ट कर दिया था। वरना अगर भारत राज्य चाहता तो तुरंत कानून बनाकर एक नोटिस जारी करके ये कहता कि सारे के सारे राज्य एक साथ 10% का आरक्षण अपने सभी राज्यों में लागू कर दो। ये भी पावर है राज्य के पास। तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यह कि हम अब तक सारे के सारे मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट करेंगे, भारत के संविधान का भाग 4 स्टार्ट करेंगे और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।